सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहूँगी। नाज़रीन, ईद उल अज़हा अब सिर्फ एक दिन की दूरी पर है और ज़ाहिर है इस बार जो ईद उल अज़हा है बहुत ही मुख्तलिफ सूरत हाल में आ रही है। कोविड-19 की सिचुएशन के बाद दुनिया में अब चीज़ें बदल गई हैं। SOP का ख्याल हमें अभी भी रखना है। गो के सूरत हाल मुल्क में कोविड की बेहतर हो गई है, लेकिन अगर हमने अभी एहतियात ना की तो खुदा ना खास्ता ये सिचुएशन ख़राब भी हो सकती है। अब इन SOPs जिनका ज़ाहिर हमें इतलाक़ करना है हुकूमत ने, किस तरीके से ये होगा और जो रश हम देख रहे हैं मवेशी मंडियों में और लोग ज़ाहिर कुर्बानी कर रहे हैं, तो वो कुर्बानी जो हुकूमत SOP बता रही है उन SOPs पर अमल हुकूमत कैसे करवाएगी। आज 2 इजलास हुए हैं कराची की तमाम तर सिचुएशन पर, ईद पर किस तरीके से तमाम तर सूरत हाल से को लेकर चलना है, SOP पर अमल किस तरह करवाना है। तो आज जो पहला इजलास हुआ इसमें रेन एमरजेंसी के हवाले से भी और जो ईद उल अज़हा की SOPs हैं उनके हवाले से भी हुआ, वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत। दूसरा जो एक मीटिंग हुई चेयरमैन NDMA की और मुलाकात भी कहें, इजलास भी कहें गवर्नर, वो भी हुआ। ज़रा दोनों इजलास की सूरत हाल मैं जान लेती हूँ। मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो हेड कराची शाहिद तोई साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची स्टूडियो से, बहुत शुक्रिया आपका। और चीफ न्यूज़ ऑफिसर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, फैसल अजीज़ खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया फैसल साहब। शाहिद साहब, आज 2 इजलास हुए और कल से सिचुएशन हम देख रहे हैं कि जब से वज़ीर-ए-आज़म ने टास्क दिया, चेयरमैन NDMA को कहा कि आप जाएं कराची की सूरत हाल देखें, बारिश के बाद की सूरत हाल देखें, क्या क्या हो गया कराची में। लेकिन अभी ईद उल अज़हा है, ज़ाहिर कुर्बानी का दिन है, कल बड़ा दिन है। SOPs तो कर दी है मुक़र्रर हुकूमत ने, लेकिन उस पर अमल कैसे होगा। आज के इजलास में क्या क्या बातें हुई हैं? जी देखिए, अमजद इस्लाम अमजद साहब ने एक कॉलम लिखा जी, उसमें उन्होंने कहा कि लफ्ज़ SOPs की बजाय लोगों को समझाएं एहतियाती तदाबीर, और लोगों को समझ आएगा कि ये एहतियाती तदाबीर हैं। SOPs का मतलब ये होता है कि कोई हुकूमत को ज़बरदस्ती करना चाह रही है, कोई सख्ती करना चाह रही है, अच्छा, कोई नया कानून लाना चाह रही है। अच्छा, तो एहतियाती तदाबीर जो हैं उसके लिए हुकूमत ने एक हिदायतनामा जारी किया है। रात 3 नोटिफिकेशन जारी हुए थे होम डिपार्टमेंट सिंध से, और आज फिर इजलास में उनको रिव्यू किया गया कि इनको मज़ीद कैसे बेहतर किया जा सकता है, इन तदाबीर को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन आप ठीक कह रही हैं कि इन एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद नहीं होता है। हमने पिछली ईद पे भी देखा, उसमें भी इन लोगों ने अमल दरामद नहीं किया है, और लगता है कि इस ईद पर भी वैसी ही सूरत हाल होगी। जिस तरह उन्होंने कहा है कि थोड़ा फासला रखें और पहले जो है वो जगह का तयन करें कि किस आदमी को कहाँ खड़ा होना है, लाइनें बनानी होंगी, खुली जगह पर ईद के इज्तिमात होने चाहिए, ईद नमाज होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ों पर अमल दरामद होगा। अच्छा जी ठीक। फैसल साहब, जब भी कोई कराची का मामला होता है, कोई फैसला साजी के मामलात होते हैं, सूरत हाल का जायज़ा लेना होता है, हमें नज़र आता है कि बल्कि नज़र क्या आता है, सभी को पता है कि कभी भी एक पेज पर नहीं होती है। गवर्नर सिंध को आप देख लें, वो एक अलग इजलास बुलाते हैं, वज़ीर आला का एक अलग इजलास होता है। क्या बेहतर ना हो कि दोनों मिल के बैठें, मिलकर बात करें, ताकि जो मसाइल हैं वाक़तन उनका हल हो। क्या आपको लगता है कि कोई हल तलाश करना चाहता है, इंटेंशन है किसी की भी, अगर मैं बात करूँ सिंध हुकूमत की या फिर वफाकी हुकूमत की? देखिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है कि क्या ये दोनों जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, उनके वज़ीर आला और वज़रा, और PTI की वफाक में हुकूमत है, गवर्नर साहब और वफाकी वज़रा एक साथ बैठकर इजलास कर सकते हैं। आज सारी कौम हंस रही होगी, ख़ासतौर पर कराची वाले हंस रहे होंगे कि मसला हमारा है, लेकिन आपस में अलग अलग बैठ के मीटिंगें हो रही हैं जी। मामला ये है कि कराची से वोट ले लिए हैं PTI ने, और 2 साल के अंदर वो जो करना चाहिए था, इमरान खान साहब का जो मिशन था वो कर नहीं पाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध से अक्सरियत में वोट लेती है, कुछ सीटें कराची से भी लेती है, लेकिन कराची से उनका वो ताल्लुक जो 2 साल में बनना चाहिए था इन 2 सालों में और पिछले 10 सालों में वो नहीं बन पाया। और जो यहाँ पे हुकूमत पहले करती रही, जिनका मेयर है, वो इतना पार्टिसिपेट चीज़ों में कर नहीं रहे, सिवाय इस बात के कहने के हमारे पास फंड्स नहीं हैं और हमारे पास आपने इख्तियारात नहीं दिए। इस सारे सिनेरियो के अंदर ये शहर जो कि पूरे पाकिस्तान को 70% टैक्स दे रहा है, सूबे को 90% टैक्स दे रहा है,
उसमें बारिश का पानी उस इलाकों में नहीं आ रहा, नालों का पानी घरों में जा रहा है, नालों का पानी घरों में जा रहा है। जिद्दम जिद्दी लगी हुई है तीनों चारों साइड पर, और उस जिद की वजह से अब आप देख लें कि फौज कराची आ गई है। और अब मामला वही हुआ कि मुख्तलिफ बिजनेस कम्युनिटी के लोग कह रहे थे कि फौज को बुलाएं, मुख्तलिफ सियासतदान जो अब इन सियासी जमातों में नहीं, वो कह रहे थे कि खुदारा ये बारिश का पानी आए तो लोग बोले रहमत है और उसको निकाल लें। सिंध हुकूमत ने तो कुछ और कहा ना फैसल साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, सिंध हुकूमत कहती है नालों को चोक किया गया, नालों को असल में हाँ। ये आप अगर एक टीम की सूरत में काम कर रहे हो तो ये इल्जामात आयद ना हो, आप एक टीम की सूरत में काम ही नहीं कर रहे हैं। सिंध हुकूमत अगर ये कह रही है कि चोक किया गया, तो जिन चोक करने वाले लोग शामिल है, कोई भी मुबैना तौर पर कोई लोग शामिल है, उनके साथ आपके रिलेशनशिप कैसे हैं। हुकूमत का रोल होता है माँ वाला बाप वाला, तो सिंध हुकूमत ने उन लोगों के साथ ताल्लुक कैसा रखा है, या वफाक ने सिंध हुकूमत के साथ ताल्लुक कैसा रखा है, वजीर आजम पाकिस्तान ने मुराद अली शाह साहब के साथ ताल्लुक कैसा रखा है। तो आप ताल्लुक देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि साथ बैठने को तैयार नहीं है। तो जब साथ बैठने को तैयार नहीं है तो फिर नालों के अंदर पत्थर भी रखे जाएंगे, तो वगैरह भी होगा, हो सकता है वो भी हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन आपने पैसे भी तो खर्च किए ना, इंटरनेशनल फंडिंग ली आपने नाले साफ करने के लिए। हाँ। आपने कराची के नाले साफ करने के लिए आपने बैनुल अक़वामी बैंकों से फंड लिया है कि हम नाले साफ करेंगे, और नाले साफ हुए नहीं, नाले लोगों के घरों के अंदर आ गए। मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूँ, मैंने एक खातून ने मुझे कॉल की एक यूट्यूब चैनल के हवाले से, उनका बड़ा रोता धोता एक जुमला था, मुझे समझ नहीं आ रहा इसका जवाब मैं क्या दूं। वो कहती है मेरी बच्चियों की 2 बच्चियों की शादी थी, अब शादी होनी थी इस ईद के बाद मुहर्रम से पहले। अब मेरे साथ मामला यह है कि पूरा नाला मेरे घर आ गया, फर्नीचर सारा तबाह हो गया, हमने बड़ी मुश्किल से किस्तों पे ये घर बनाया था, अब घर भी नहीं रहा है, मेरे हस्बैंड की एक गाड़ी थी वो गाड़ी भी डूब गई है, मुझे कौन देगा ये पैसे, ये गाड़ी की रिकवरी कोई है, कोई हुकूमत दे देगी, ये जहेज के पैसे कोई दे देगी, ये मेरा घर सारा खत्म हो गया, 4 फुट मेरे घर के अंदर नाले का पानी है। आप मुझे बताइए इसका जवाब कौन देगा? इमरान खान साहब देंगे, मुराद अली शाह साहब देंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी देंगे, डॉक्टर फारूक सत्तार देंगे, जवाब तो कहते हैं कोई तैयार नहीं है। कौन देगा ये? ऐसी हजारों कहानियां हैं, लेकिन जब बात करो तो ये कहा जाता है आप लोग बदतमीजी कर रहे हैं। तो कौन करता है ये बदतमीजी, और जो कॉन्फ्लिक्ट हमें नजर आ रहा है वो क्यों नजर आ रहा है? मैं चाहूंगी सिंध हुकूमत से ही मौक़िफ़ ले लें। हमारे साथ मौजूद हैं नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नासिर साहब। आज 2 मीटिंग्स होती हैं, क्या वजह है कराची के मसाइल पर वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत कभी भी हमें एक पेज पर नजर नहीं आती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, हम तो साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, और जब कल से ये इत्तला भाई के प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया है, पहले तो हमें होता है कि किसी भी चीज का जब नोटिस लेते हैं तो फिर पता नहीं क्या हो जाता है, तो लेकिन उन्होंने लिया और फिर एनडीएमए को कहा, और इस वजह से कोर ऑफिस में भी कल हुई थी कोर कमांडर साहब से मीटिंग, तो हमने वेलकम किया और हमने कहा बिल्कुल आए, मिलकर काम करते हैं शहर की बेहतरी के लिए, और हमें बिल्कुल कोई एतराज नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर साहब का भी शुक्रिया अदा किया कि चले उन्होंने इसमें पेशरफ की। फिर आज भी मीटिंग हुई सीएम साहब के साथ, जिसमें ये बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो डिस्कस हुए, और जो हो रही है इस वक्त भी नालों की क्लीनिंग, उसी को कोर कमांडर साहब या जो है हमारे जनरल अफजल साहब एनडीएमए के जो हैं, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया कि वो सही काम हो रहा है। और मजीद असल में उसमें काफ़ी ऐसे चीज़ें थी जिसमें हमें जब इनकी सपोर्ट भी होगी तो ज़्यादा बेहतरी आएगी, तो इसलिए हम मिलकर काम कर रहे हैं, और आपस में हो गया है कि कौन से काम उन्होंने करने हैं, कौन से काम हमने करने हैं, और इसमें सब लोग साथ हैं और एक अच्छी सिमत की तरफ जा रहे हैं, इंशाल्लाह बेहतरी है। लेकिन नासिर साहब, आप लोगों ने तो ये भी कहा, ये ऑन रिकॉर्ड है कि हमने नहीं बुलाया फौज को, ये सूरत हाल इतनी भी ख़राब नहीं थी कि हम इसको देख नहीं सकते थे। आप लोगों ने ये भी कहा कि नालों को चोक किया गया, तो ये जो सिचुएशन है, अभी एक और स्पेल भी आना है, अगर यही बयानात होंगे कैसे हल होंगे? ये हकीकत है कि फौज को या एनडीएमए को हमने तो नहीं कहा, हम तो अपना काम कर रहे थे। उसमें थोड़ा सा इशू जरूर आया, जो 1 माह पहले शुरू कर देना चाहिए था, वो थोड़ा लेट हुआ, उसकी वजह भी वर्ल्ड बैंक का प्रोसेस था, और कोविड की वजह से वो लोग आ नहीं रहे थे, मिस्टर एलांगो और दीगर जो लोग थे। फिर सीएम साहब ने ये इसकी अहमियत को समझते हुए कि ये ताखीर हो रही है, उन्होंने अलहदा से कुछ फंड जो है
वो रिलीज किए ताकि ये काम शुरू हो। और पहली दफ़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से ये प्रोसेस हुआ, जिसमें जो नालों की सफाई का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उसमें ये शराइत भी थी कि उसको उसी वक्त पेमेंट होगी कॉन्ट्रैक्टर को जब वो इस सलज को नालों से निकालकर लैंडफिल साइट पे लाएगा। और 3 पियर रखे गए उसको मॉनिटर करने के लिए, जिसमें KMC, स्विप और फिर नेस्पाक को भी इन्वॉल्व किया गया कि वो जब चेक करेंगे कि ये क्वांटम वहीं पे आया है तो फिर उसको पेमेंट की जाएगी। अच्छा। तो ये अच्छे तरीके से चल रहा था। और लेकिन अगर इस तरह की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए फेडरल गवर्नमेंट ने सपोर्ट करने के लिए आई है तो हम उनको मना नहीं करते, लेकिन हमने उन्हें नहीं बुलाया था और हम अपना काम प्रोसेस कर रहे थे। दूसरा जो बड़ा इशू हुआ लियाकताबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, फेडरल बी एरिया, कश्मीर कॉलोनी और फिर जो नाज़िमाबाद से मुल्हिका इलाके थे, वो आज खुद इन्होंने चेक किया। जो टीम बनाई गई थी कोर कमांडर साहब की तरफ से और जो चेयरमैन NDMA हैं उनकी तरफ से, कि उसमें ये सामने आई बात कि ये ज्यादा इश्यूज जो आए वो ग्रीन लाइन के कॉरिडोर की वजह से आए। अच्छा। क्योंकि जितने नालों की कनेक्टिविटी थी गुजर नाला के साथ, जो DMC के नाले हैं, वो जहाँ पे स्टेशन बनाए गए वो बंद कर दी गई उनकी, जो मोस्टली अगर वो समझ ले 20 फुट का नाला था तो इस वक्त वो कुछ 6-7 फुट का रह गया। और ये सारे इश्यूज सामने आए। तो सर ये इश्यूज क्या पहले आप लोगों के सामने नहीं थे? क्योंकि ये पहली दफा तो नहीं हुआ ना ऐसा कि इस तरीके से पानी लोगों के घरों में दाखिल हुआ, नालों का पानी आ गया। उसके लिए मैं अर्ज करूं कि किस वजह से हुआ, वो हमने वो भी चीजें दिखाई कि जो बल्कि सिंध गवर्नमेंट से पहले जो DMC है वहाँ की, जिसके चेयरमैन MQM के हैं रेहान हाशमी साहब, जो एक पहले MNA भी रहे हैं, उन्होंने भी इनको लेटर लिखे थे। जी हाँ, बिल्कुल उन्होंने बताया कि उन्होंने लेटर लिखा कि ये आप जो बना रहे हैं इससे ये सारे चौक हो जाएंगे, इश्यूज होंगे। लेकिन जाहिर है इतना उनको उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बल्कि ये कहा गया था कि हम इसको बेहतर करेंगे, इसको सही करेंगे। ये जो उस दिन हुआ बारिश, मेरे ख्याल में आपके चैनल पे भी चला था कि मैं खुद उस वक्त उसी स्पॉट पे था। जी बिल्कुल, हमने बताई थी खबर। 20 मिनट के अरसे में जो स्पेल था बारिश का, उसमें 3-4 फुट पानी जो है उस वक्त आ गया। किस वजह से? कि लेफ्ट हैंड पे पहाड़ी थी, वहां से पानी आ रहा था, आगे ये कॉरिडोर था। अच्छा। तो सारा पानी जो था वहां पे जमा हो रहा था, इस वजह से ट्रैफिक भी रुक गया और फिर नाला भी ओवरफ्लो हुआ, जिसकी वजह से ये घरों में भी कुछ पानी गया, जिसके लिए हम माजूर खा भी हैं। शाह साहब बहुत अच्छी तरह हमने ब्रीफ किया, बहुत अच्छी तरह। मेरा नाम फैसल अजीज खान है। मेरी एक छोटी सी गुजारिश है आपसे, जब भी कोई ऐसी आफत आती है, जब भी शाह साहब कोई आफत आती है तो सिंध हुकूमत हमेशा से जो मुतासिरीन होती हैं उनके लिए कोई इमदादी पैकेज या उनके मसाइल हल करने के लिए कोई बात करती है। रिसेंटली एक जहाज़ गिरा PIA का, जो मुतासरीन थे, वफाक ने भी काम किया, सिंध हुकूमत ने भी काम किया। अच्छा, या नालों का पानी घरों में आने वाला जो मामला है उसके अंदर बहुत गरीब लोग, बहुत निचले तबके के लोग बहुत बुरी तरह मुतासिर हो गए हैं, उनके घर तबाह हो गए हैं, उनकी गाड़ियाँ तबाह हो गई हैं। अच्छा, ये नाले बंद होने की वजह से भी है और बारिश भी ज़्यादा हुई है, तो क्या आपने कोई ऐसा माजरत के अलावा आपने कोई ऐसा पैकेज तश्कील दिया है कि उन मुतासरीन को कोई इमदाद दी जाए, जिन बच्चियों की शादियाँ होनी थी, जिनके वालिदैन परेशान हैं, कोई ऐसा सिस्टम हो जिसके अंदर उनको रिलीफ मिल सके? सिंध हुकूमत इस पर कोई काम कर रही है? सर फैसल अजीज साहब, आपने बहुत अहम पॉइंट उठाया है और इस हद तक तो हमने वहाँ पे कह दिया था कि अगर कहीं पे कोई ऐसे इश्यूज आते हैं तो उनको कहीं पे शिफ्ट करना है फौरी तौर पर, तो उनका ख्याल रखा जाए हर लिहाज से। लेकिन ये जो आप पॉइंट कर रहे हैं इस पर जाहिर है इस वक्त तक कोई काम नहीं हुआ, जो मैं खामखा कहूँ कि नहीं, हमने इसके लिए भी कह दिया है। लेकिन आपका वैलिड पॉइंट है, इसको CM साहब के सामने रखेंगे और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वहाँ पे पूरी कोशिश की जाएगी कि सबकी मदद करें। एक और इशू भी है जिसको आज डिस्कस किया गया कि मोस्टली जो घर हैं जिनमें पानी गया, सब नहीं, मैं दोबारा वजाहत कर दूं, सब नहीं, लेकिन काफी परसेंटेज उन घरों की है जो नालों के ऊपर बनाए गए हैं। और जाहिर है जब नाले पानी आता है तो उनके यहाँ पानी नशेबी एरिया है तो वहाँ पे ला मोहल्ला वो पानी जाता है, क्योंकि पानी कम आता था, लोगों ने
बना लिए घर, और ये इश्यूज उनको उस वक्त तो नहीं थे लेकिन अब आ रहे हैं। तो उनकी रीसेटलमेंट के लिए भी आज डिस्कस हुआ कि वो भी इंशाल्लाह की जाएगी। लेकिन जो कहा इसका डीसी साहिबान को कह देते हैं कि वो ये तो बड़ी अच्छी बात है नासिर साहब। और अब चले, अच्छी बात है कि आप इसको हमारी शो में कह भी रहे हैं। मैं लास्ट आपसे बस क्वेश्चन करना चाहूँगी, कल ईद कुर्बा है, SOPs बनाई है हुकूमत ने, उन पर अमल कैसे करवाएंगे? गली मोहल्ले में कुर्बानी नहीं होगी, यहाँ पर जो जिला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैं वो कहती हैं कि हमें फंड जारी नहीं किए तो हम आलाइशें नहीं उठाएंगे, अगर आलाइशें नहीं उठाएंगे तो बीमारियाँ और फैलेंगी। इसके लिए सिंध हुकूमत ने क्या सोचा हुआ है? देखें, एक तो ये फंड का बड़ा इशू आ जाता है। ये तो है ना, फिर आप लोग भी कहते हैं हमें फंड्स नहीं मिले। ये जो तो है। काम वैसे देखें, ये काम जिसके लिए आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये काम सारे KMC के और फिर DMCs के हैं जो अभी आप बात कर रही हैं। नालों की सफाई KMC का है, हमने लिया, फिर आप देख लें हमारी जितनी तारीफें होती हैं। अब ये DMC का काम है, उनको करना है, लेकिन वो भी हमने अपने जिम्मे लिया है। और तमाम DMCs में सिवाय कोरंगी के, क्योंकि कोरंगी के चेयरमैन साहब ने कहा था कि वो खुद करेंगे, उनको हमने फंड्स जो है वो एलोकेट किए हैं। तो बाकी सब जो DMCs हैं वहाँ पे हमारे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उन्होंने उसका पूरा सिलसिला बनाया है, इनके साथ मिलके DMCs को ऑन बोर्ड रखा है, कॉन्ट्रैक्ट दिया है। हमारी कोशिश ये है, सबसे रिक्वेस्ट है कि जो आइडेंटिफाई की गई हैं जगहें, अगर वहाँ पे आकर कुर्बानी करेंगे तो अपने आप को भी बचाएंगे, अपनों को बचाएंगे, आलाइशें भी वहीं से ही उठा ली जाएंगी। लेकिन जाहिर है कुछ लोग अपने घरों और वहाँ मोहल्लों में आती हैं इस बात के, तो वो भी हमने बंदोबस्त रखा है। लेकिन अगर वो एहतियात करेंगे, मोहतात रहेंगे तो अपने, तो जाहिर है उनका अपना ही फायदा है। बिल्कुल सही, फायदा है। लेकिन इस दफा आपके तवज्जुह से मैं ये सबको अवेयर करना चाहता हूँ कि हमने पूरा इस दफा प्रोग्राम रखा हुआ है कि हर जगह से आलाइशें टाइम से उठें। बल्कि देखें, आज भी कुर्बानी हुई है, आपको पता है हमारा एक मकातब फिक्र जो है वो आज भी कुर्बानी करता है, तो वहाँ भी ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, वहाँ से भी आलाइशें उठाई जा रही हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे। आज मवेशी मंडी जाहिर बात है आज आखिरी रोज है, खरीदारी उरूज पर पहुंच गई है, क्या सूरत हाल है? फयाज बुखारी हमारे नुमाइंदे, उनसे जरा हम ले लेते हैं वहाँ की अपडेट। फयाज, क्या बताएंगे? जाहिर आज आखिरी रोज है, खरीदारों का रश तो बढ़ गया है, लेकिन जानवर क्या वहाँ पर कितने मौजूद हैं और क्या रेट्स हैं उनके, क्या कह रहे हैं खरीदार? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी गाय मंडी में और सुपर हाईवे के करीब ये जो गाय मंडी लगती है, इसमें अगर जानवरों की बात की जाए तो आधे से ज्यादा जानवर जो है वो बिक गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ जानवर बाकी हैं और शहरियों को जो है वो एक अच्छा जानवर मिल सकता है अगर खरीदना चाहें तो। वैसे आज शहर कायद में थोड़ी सी गर्मी ज्यादा है तो अभी तक इतना रश देखने में नहीं आ रहा, लेकिन कीमतें कुछ कम हुई है। हमने देखा कि मंडी में कीमतें शुरू होगी, बारिश के बाद एकदम बढ़ गई थी फयाज। तो आज के रोज जो कि जाहिर आखिरी रोज है, बहुत सारे लोग होते हैं चाहते हैं बस आज ले जाएं जानवर कुर्बानी का, कल कुर्बानी उन्होंने करनी है, तो कुछ कीमतें कम हुई हैं, कुछ अच्छी आस दिला दें लोगों को कि आज आ जाएं और जानवर ले लें। जी बिल्कुल, जानवर जो है उसकी कीमतों में भी कुछ फ़र्क तो आया है, क्योंकि बारिशें जब हुई थी तो उसके टाइम जो है वो काफ़ी यहाँ पे गंदगी थी, परेशानी थी, तो लोग कोशिश कर रहे थे कि जल्द से जल्द उनका जानवर बिक जाए। लेकिन आखिरी रात जो है वो सबकी ख्वाहिश होती है कि जितने भी जानवर हैं वो जल्द से जल्द बेचें और ईद से पहले जो है वो अपने घरों को पहुँच जाए। लेकिन यहाँ पर जो है वो ईद के 3 रोज़ तक जो है वो कुर्बानी का सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि शहर कायद बहुत बड़ा शहर है और सबसे ज्यादा कुर्बानी जो है वो इसी शहर में होती है, जिसके बायस जो है वो तीनों दिन यहाँ पर जानवर रहते हैं। और जो लोग ईद के पहले दिन कुर्बान नहीं कर सकते, रेट ज्यादा लगते हैं या किसी तो वो दूसरे दिन आ जाते हैं मवेशी मंडी और वहाँ से जानवर खरीद लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। फयाज, बहुत शुक्रिया फयाज बुखारी, आप हमें कराची के में आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, ब्रेक शामिल करेंगे, प्रोग्राम में वापस आएंगे तो कुछ बताएंगे आपको कि ईद कुर्बा के मौशी असरात मुल्क पर क्या पड़ते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू द शो। जिस तरह ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता के गई थी कि मुआशी असरात क्या पड़ते हैं ईद कुर्बा पर मुल्क में, ज़रा उस पर थोड़ी सी नज़र डालेंगे। तो जो ईद उल अज़हा है और उस पर जो मुआशी सरगर्मियाँ होती हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं नाजरीन कि ईद उल अज़हा पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी से मुआशी सरगर्मियाँ भी परवान चढ़ती हैं। और गुज़िश्ता साल अगर हम बात करें तो ईद उल अज़हा पर 200 से 300 अरब रुपए की कुर्बानी की गई थी। 2019 की हम बात करें तो वहाँ पर ईद कुर्बा पर 30 लाख से ज़ायद बड़े जानवरों की कुर्बानी की गई थी। गुज़िश्ता बरस 23 लाख भेड़ बकरियों और 3 लाख से ज़ायद दुम्बों की कुर्बानी की गई। ये रिपोर्ट कहती है कि रवा साल ईद उल अज़हा पर तकरीबन 30 लाख से ज़ायद बड़े और उतने ही छोटे जानवरों की कुर्बानी की जाएगी। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल 3 लाख गाय की खालें इकट्ठी होने का इम्कान है, जबकि ऊँट की 5000 खालें जमा हो सकती हैं। रवा साल ईद पर 30 लाख से ज़ायद बकरे ज़िबा होने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। रवा बरस कोरोना की वजह से आलमी मंडी बंद होने की वजह से चमड़े की कीमतों में कमी भी मुतवक्के है। गुज़िश्ता बरसों की तरह इस बार जानवरों की खालों की कीमत मज़ीद कम होगी, जबकि एक्सपोर्टर्स ये कहते हैं कि गुज़िश्ता साल गाय बैल की खाल 16 से 1800 रुपये में ख़रीदी गई, जबकि इस बार जो कीमत है वो है 1400 से 1500 रुपये इसमें ख़रीदी जाएगी। बकरे की खाल गुज़िश्ता साल 150 से 200 रुपये तक में फ़रोख्त हुई थी, लेकिन इस बार ये खाल 150 रुपये या उससे भी कम में ख़रीदी जाएगी। दुम्बे की खाल गुज़िश्ता साल 80 रुपये से 100 रुपये में ख़रीदी गई, इस बार भी उतनी ही कीमत इसकी होगी। ऊँट की खाल गुज़िश्ता साल 800 रुपये में ख़रीदी गई और इस बार इसकी कीमत में 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक की कमी होगी। थोड़ी बात कर लेते हैं ज़ाहिर मवेशी मंडी में क्या सूरत हाल रही, कितने जानवर यहाँ लाए गए थे और इस दफ़ा जो ख़रीदारी हुई है वो कितनी हुई है। थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर जानने की कोशिश करते हैं। तर्जमान मवेशी मंडी यावर चावला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यावर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस दफ़ा मवेशी मंडी में कराची कितने जानवर लाए गए और ख़रीदारी कितनी हुई है, कितने जानवर बिक गए आज की तारीख में अगर बात करूँ तो मैं? पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज आखिरी दिन पे बिल्कुल एंडिंग मूवमेंट्स हैं और सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए आज हमारे पास आज आखिरी दिन है उस खरीदारी के लिए। कल से सुन्नत इब्राहिमी लोग अदा करेंगे, लेकिन मंडी जो है वो ईद के दूसरे दिन तक जारी रहेगी। अच्छा, मैं आपके फिगर्स आपको बता दूं कि हमारे पास 6.5 लाख जानवर इस साल मंडी के अंदर आए और उसमें से अभी तक आज इस टाइम तक कोई रिपोर्ट है 5,70,000 जानवर बिक चुका है। और लास्ट टाइम से इस टाइम हम इस दफा एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑलरेडी सिचुएशन में मुसलमानों का एक ईमान है से हम अपने रब को राजी कर लेते हैं, इसी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस दफा कुर्बानी ज्यादा होगी। लास्ट ईयर हमारे पास फिगर से 4,92,000 जानवरों की खरीदारी हुई थी। इस वक्त तक आप इस साल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 6 लाख प्लस हो जाएंगे आज रात पूरी मुकम्मल होने तक। और हमारे पास जानवरों की रिपीट वो आ रहा है कि पहले क्योंकि बकरे बिल्कुल ही खत्म हो गए थे तो पीछे से व्यापारी जो है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आज रात तक जितने जानवर आए थे वो सब के सब बिक जाएंगे? जी बिल्कुल। तो यावर साहब ये तो एक अच्छी बात है, वरना कोविड की वजह से सिचुएशन कुछ इस तरह की बन रही थी कि शायद इस दफ़ा इतनी लोग नहीं जानवर खरीदेंगे, कुर्बानी नहीं करेंगे, लेकिन सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हुई। SOP पर कितना अमल करवा सके आप लोग और क्या परेशानियां आई आप लोगों को? अच्छा देखिए, परेशानियां तो इस मंडी के लगने में फ्रॉम डे फर्स्ट से पहले लोगों का ये था कि इस मंडी को नहीं लगना चाहिए। अच्छा। जबकि हमने इस बात पे लोगों को बारहा गाइड किया, अथॉरिटीज को गाइड किया कि देखिए ये एक सुन्नत इब्राहिमी एक रियलिटी है, एक फैक्ट है और मुसलमानों ने ये अदा करनी है। ये सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए तमाम हमारे उलमा इकराम ने भी कहा कि ये सुन्नत मुअक्कदा है, लोगों को अदा करनी करेंगे लोग और कोविड की सिचुएशन में ज्यादा करेंगे क्योंकि मुसलमानों का ईमान आपको मैंने बताया कि बिल्कुल इसी पे है कि आप कुर्बानी और सदका करते हैं, तो इस में हमारी कुर्बानी ज्यादा होगी। ठीक, बहुत शुक्रिया चावला साहब आपके वक्त का। शाही साहब बहुत ही डिफरेंट और ज़ाहिर अगर ये कौन अच्छी सिचुएशन है तो गलत ना होगा, मगर अभी भी जो एहतियात की बात की जा रही है, जो अब मैं एहतियात का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी जो कि आपने मुझे कहा, तो एहतियात बड़ी लाजमी है। लेकिन वही आपने जो शुरू में कहा कि मुझे नज़र नहीं आ रहा कि वो एहतियात हो पाएगी। हमने नासिर साहब से ही पूछने की कोशिश की किस तरीके से अमल करवाया जाएगा, लेकिन अगर लोग अभी जानवर जिस तरह ख़रीद रहे हैं और पे कुर्बानी भी कल होगी, क्या लग क्या रहा है आपको, क्या सिचुएशन हो सकती है और लोगों को क्या करना चाहिए? जी देखिए, जहाँ तक एहतियाती तदाबीर की बात है, लोगों ने अमल नहीं किया है
पिछले कुछ 4 दिनों में जो है हॉस्पिटल्स में कोरोना के मरीज़ों की तादाद में इजाफा हुआ है। जो फिगर्स आ रही हैं हमारे पास हॉस्पिटल्स से महकमा सेहत की तरफ से, उसमें कोरोना के मरीज़ों की तादाद में इजाफा हुआ है, लोग हॉस्पिटल्स गए हैं। और ये जो है मेरे ख्याल में कल जो ईद के इज्तिमात होंगे, लोगों को अगर उन्होंने एहतियात ना की तो कोरोना का ख़तरा अभी तक टला नहीं है। लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये ख़तरा अभी टला नहीं है। लोगों को अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। हुकूमत के बस में नहीं है कि वो हर मोहल्ले में, हर गली में इज्तिमा को रोके या लोगों को रश को रोके। एक गाय ज़िबा होती है तो वहाँ भी मोहल्ले के 15-20-30 लोग जो हैं वो जमा हो जाते हैं। ये मुमकिन नहीं है लोगों को रोकना, लोगों को खुद एहतियात करनी पड़ेगी। लोगों को खुद एहतियात करनी पड़ेगी। फैसल साहब, आजकल जो मैं सिचुएशन देख रही हूँ, लोग अब कोविड को तो ऐसा लग रहा है भूल चुके हैं। अक्सर लोग मास्क ही नहीं पहने हुए होते, लगाए हुए नहीं होते, और कोरोना को बहुत ही सब इजी ले रहे हैं। क्या अभी ये टाइम है कि ईद कुर्बान है और हम इजी हो गए बहुत ही कोरोना को लेकर? देखिए, 2 फैक्ट्स हैं। पहला ये कि जो पिछली ईद थी, छोटी ईद, रमज़ान के आखिरी अशरे में मार्केट्स के हवाले से ताजिर बिरादरी का बड़ा गुस्सा था, फिर मज़ाकरात हुए और उसके बाद फिर वो खुल गई और लेट नाइट तक खुली रही और बहुत रश था, इंतहाई रश था। और उसके रिजल्ट हमें ईद पे 2-3 दिन ईद मिलन पार्टीज़ की सूरत के बाद फिर हमें 2 हफ्ते के बाद नज़र आए, जो उससे पहले लोग नहीं मान रहे थे कि कोविड ख़तरनाक है, बात हो सकती है। फिर अमवात जो है वो मोहल्लों में, घरों में होना शुरू हुई और रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, ये कोरोना ख़तरनाक है। और उसके बाद फिर हमने जब एहतियात देखी पाकिस्तान में, वो मिसाली एहतियात थी। फिर पाकिस्तान के अंदर ग्राफ कोरोना का डाउन होना शुरू हुआ। उससे पहले रियलाइजेशन इस तरह की नहीं थी। अब जब कि वो ईद गुजर गई, वो एक साइकिल गुजर गया, हम इंटरनेशनल मीडिया ने कहा, फोरम्स ने कहा, सर्वे हुए, हुकूमत ने कहा, सिंध हुकूमत ने कहा, वफाकी हुकूमत ने कहा, सब ने कहा कि ये चीज़ें डाउन हो रही हैं। अब हम एक और राउंड में जा रहे हैं। इस ईद के बाद फिर मुहर्रम है और वहाँ पे पब्लिक गैदरिंग बहुत ज़्यादा होनी है। अब मामला ये है कि पाकिस्तानियों को पता है कि कोरोना है, क्योंकि इर्द गिर्द मोहल्लों में, रिश्तेदारों में अमवात हुई हैं, बुजुर्गान ज़्यादा तादाद के अंदर इंतकाल फरमा गए हैं। अच्छा, अब पता है अब करना क्या है। अब ये SOPs की जो बार बार बात हो रही है, एहतियात करने की, एहतियाती तदाबीर की जो बात हो रही है, कोविड में पहली बार ईद कुर्बान आ रही है, जानवर ज़िबा होंगे, वो किस तरह से हो। तो आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही कि सिर्फ कुछ नहीं करना, मास्क लाजमी तौर पर लगाना है, फासले पे रहना है, लोग एहतियात भी कर रहे हैं। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि मसाजिद के अंदर, मैं जो जिन मसाजिद में जा रहा हूँ वहाँ पर फासले पर नमाज अदा की जा रही है। अच्छा। मैंने इन रिसेंटली कुछ जनाजों में शिरकत की, वहाँ पर फासले पर अदा हो रही है और ऐलान एक मुख्तसर सा ऐलान होता है और लोग उसको समझ लेते हैं। इसी बात को दोहराने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ईद के बाद भी सिलसिला रहेगा और असल फोकस मैं समझता हूँ ईद नहीं है, असल फोकस मुहर्रम की जो रसूमात होंगी, जो ताज़ियती जलसे होंगे, इजलास होंगे, उसके अंदर एहतियात का मामला है। उसके बाद देखते हैं कि क्या रिजल्ट आते हैं। मैं समझता हूँ कि ईद वाले मामले के अंदर लोग एहतियात करेंगे और सबको करना चाहिए। एहतियात लाजिम है, बहुत जरूरी है। बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज किया और हम बार बार यही बात कह रहे हैं, कुर्बा पर एहतियात लाजमी करें। लेकिन नाजरीन, ये भी मसला है, लेकिन एक और भी बड़ा मसला है, वो बड़ा मसला है कसाई का। जानवर तो आपको मिल गया, लेकिन अब कसाई की जो एक परेशानी है, किसी को कसाई मिला तो कहीं रेट बहुत हाई है। सलाहुद्दीन से जाने कराची वालों को कितना मसाइल का सामना करना पड़ रहा है एक कसाई को ढूंढने के लिए। सलाहुद्दीन, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा के मौका पर जो है वो कसाब की बहुत अहमियत होती है और इस मौका पर जो है कसाब के नखरे भी बहुत होते हैं। और इस जो है कुर्बान जानवरों को कुर्बान करने के हवाले से जो है कसाब जो है उनके मुख्तलिफ रेट हैं और कोरोना की वजह से भी उनको कुछ मसाइल का भी सामना है। तो हमारे साथ कुछ कसाब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनको क्या क्या मसाइल का भी सामना है और क्या क्या रेट ले रहे हैं। जी आप बताइएगा कि जो है कोरोना की वजह से आपको किन मसाइल का सामना है और आप क्या क्या रेट ले रहे हैं? कोरोना की वजह से पहले वसाइल का सामना तो ये है कि जी मैं अपना लोगों के कारोबार सब बंद हो गए हैं, उसकी वजह से कुर्बानी तकरीबन कम हो गई है और कुछ कसाबों की भी अपनी मनमानियों की वजह है, जिसकी वजह से लोगों को अभी तक कसाई नहीं मिल पा रहा है, ना उनका अभी तक कसाई का कोई अरेंजमेंट हुआ है। बाकी जो अच्छे कसाब हैं उनके रेट अच्छे ही हैं, जो नॉर्मल कसाई हैं उनके रेट अलग हैं।
जो अच्छा प्रोफेशनल कारीगर है वो एक बकरा ज़िबा करने के 5,000 रुपये पहले दिन मजदूरी अपनी लेता है। बाकी जो दूसरे नॉर्मल कसाई हैं जो ये काम नहीं करते, जो इस काम से वाबस्ता नहीं है। सलाउद्दीन, बहुत शुक्रिया आपका। ये अच्छे कसाई और नॉर्मल कसाई की जो डेफिनेशन है वो ये कि होते हैं मौसमी कसाई और एक होते हैं पेशावर कसाई, तो वो उनके तो नखरे नहीं मिल रहे हैं, उन्होंने तो बहुत रेट हाई कर दिए हैं। तो ये सिचुएशन है। मेरी दुआ है कि अगर आपने जानवर खरीदा कसाई भी आपको मिल जाए। ब्रेक में शामिल करूंगी और ब्रेक से पहले शाहिद साहब आपका और फैसल साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे कोरोना की सिचुएशन पाकिस्तान में इस वक्त क्या है। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, सूरत हाल कोरोना की मुल्क में बेहतर तो हुई है, लेकिन हमें एहतियात भी बहुत करना ज़रूरी है। कोरोना की जो पेशेंट्स हैं वो कम आए हैं और अभी सिचुएशन हॉस्पिटल्स में क्या है और आगे हमें क्या करना होगा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सईद। जाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है, ओजा कैंपस। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद साहब। सिचुएशन बहुत बेहतर है मुल्क में, लेकिन केसेस ज़ाहिर अभी भी आ रहे हैं, अमवात भी हो रही हैं। अभी आपके पास क्या खबर है? कितने टेस्ट हो रहे हैं? क्योंकि टेस्टिंग की बार बार बात की जा रही थी कि टेस्ट कम किए गए हैं, टेस्टिंग को हुकूमत ने कम किया है, इसीलिए केसेस कम आ रहे हैं। आप मुझे क्या बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में मौजूद किया। यकीनन जो पॉजिटिव केसेस है उसकी तादाद बहुत ड्रास्टिकली कम हो चुकी है। अब तक की जितने भी हम टेस्ट कर रहे हैं, अगर हम पिछले दिनों से कंपेयर कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कमी आई है। अच्छा। टेस्ट काफ़ी सारे हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि डिमांड निस्बतन कम हो जा रही है, क्योंकि लोग कम आ रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ और लोग इतने ज़्यादा केसेस पॉजिटिव नहीं आ रहे, तो निस्बतन कमी आई है। लेकिन हमें एहतियात मुसलसल जारी रखनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि कमी रहे। खुदा न खास्ता अभी ईद के दिन आ रहे हैं और बढ़ता चला जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग खदशा है कि कम लोग एहतियात ना करें तो ये बढ़ भी सकते हैं, लेकिन शुक्र है इस वक्त जो हालात है काफ़ी कंट्रोल में है। कितना परसेंटेज हम अगर बात करें डिक्लाइन हुआ है? जिस तरीके से एक एक दिन में हम देख रहे थे कि हज़ारों की तादाद में केसेस आ रहे थे, तो आज क्या सिचुएशन है डॉक्टर साहब? कहाँ खड़े हैं हम लोग? एक वक्त था जब हम टेस्ट कर रहे थे तो 40% 45% तक पॉजिटिव केसेस हमने रिपोर्ट किए थे। इवन 50% तक हम गए थे जब हमने रिपोर्टेड केसेस जो हमने सैंपल आ रहे थे उनके 40-50% तक हमने केसेस रिपोर्ट किए थे। लेकिन करंटली अभी जो है 10% से भी कम हमारे पास पॉजिटिव केसेस आ रहे थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कमी पॉजिटिव केसेस में आई है। तो अल्लाह का शुक्र है, इसमें बड़ी मतलब काविशें शामिल है सब लोगों की, डॉक्टर्स की और गवर्नमेंट और पब्लिक की और आप लोग के मीडिया की, स्पेशली जितनी अवेयरनेस आपने बढ़ाई है, लोगों ने काफी सारे एहतियात किए, लेकिन अभी भी हमें मन हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और मुसलसल इस एहतियात को जारी रखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब वो एहतियात जो कि हम कर रहे हैं, पहले से मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों को धोना, लेकिन जाहिर अभी ईद कुर्बान है, कुर्बानी होगी, लोग करीब होंगे एक दूसरे के, जाहिर खड़े होंगे जब कुर्बानी कहीं होगी, उसमें एहतियात क्या करें? और जो एतदाल पसंदी हमें यहाँ दिखानी है वो हमें अपने खाने पीने में भी दिखानी है, तो उस डाइट को किस तरीके से अपनी प्रॉपर करें? बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल किया है और मौके की मुनासिबत से मैं इस पर बिल्कुल फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि सिर्फ कोरोना ही नहीं है, क्योंकि ईद कुर्बान के साथ जानवरों के साथ और भी बीमारियां हमारी ना इस सीजन में आ जाती हैं। तो हमें बिल्कुल रवि इख्तियार करनी चाहिए कि इस्लाम जो है हमें कुर्बानी की भी दर्ज देता है, लेकिन एतदाल का भी दर्ज देता है और हमें बिल्कुल इस पर अमल करना चाहिए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए जो लोग जानवर के करीब हैं वो अपना एहतियात करें कि एक तो आपस में कोरोना ना ट्रांसफर करें, दूसरा एक जानवरों में एक बीमारी होती है जिसको हम CCHF कहते हैं या कॉन्गो वायरस, तो वो बीमारी भी जानवरों से मुंतकिल हो सकती है और वो तो बहुत जानलेवा साबित हो सकती है। फिर दूसरी बीमारी खाने पीने की वजह से ट्रांसमिट हो सकती है, जो पेट की बीमारियां हैं, गैस्ट्राइटिस है, टाइफाइड है, या इस तरह की और बहुत सारे वायरल एंड बैक्टीरियल बीमारियां हैं जो खाने पीने गोश्त के प्रोसेस से आगे। डॉक्टर साहब, अभी तक तो हमने नहीं देखा कि कोरोना का जो वायरस है वो जानवरों में पाया गया हो, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि इंसानों से ये जानवरों में भी कोरोना वायरस मुंतकिल हो जाए? अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या एहतियात करनी चाहिए? अच्छा, जानवरों में ये मतलब लाइव फॉर्म में नहीं ट्रांसमिट होता, लेकिन अगर कोई जानवरों की जो सरफेस है या गोश्त के ऊपर अगर हम गोश्त डाम के ना रखें और कोई गोश्त खांसते छींके और वो कच्चा गोश्त कोई और लेके मुंतकिल हो, उसको टच करे, तो इस तरह मुंतकिल हो सकता है। जानवरों में डायरेक्टली वो ग्रो नहीं करेगा, लेकिन वो एक ट्रांसमिशन सोर्स के तौर पर
सोर्स के तौर पे वो काम कर सकता है। जिस तरह एक इंसान से दूसरे इंसान से या सरफेस पे जाके हम टच ना करें, तो जब हम गोश्त एक दूसरे में स्पेशली बांटते हैं, आप मोहल्ले में लोग बांटते हैं, गरीबों में कोशिश करें कि गोश्त को बिल्कुल कवर करके डाम करके वो बांटे, और जो लोग गोश्त काट रहे हों या उसको तकसीम करो वो बाकायदा ग्लव्स पहने और कोशिश करें तो गाउन पहन लें। जो जानवर को काट रहे हों या वो गोश्त काट रहे हों तो अपने आप को अच्छा, ये थोड़ा डॉक्टर साहब ये थोड़ा मुमकिन तो नहीं है, ये मतलब रियलिस्टिक नहीं है इतना कि इतनी ज़्यादा जो है वो एहतियात की जाए। कसाई अमूमन ज़ाहिर नहीं कर सकते, और जो लोग लोग जो खड़े हो जाते हैं, एक मजमा इकट्ठा हो जाता है कुर्बानी देखने के लिए, खासतौर पे नौजवान लड़के और बच्चे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या करें अभी कोविड की सिचुएशन में? इसकी मिसाल मैं दूंगा कि छोटी ईद जो पिछली ईद थी उस पर भी हमने एहतियात नहीं की थी, और आपने देखा कि उस स्टेटिस्टिक्स ईद से पहले और ईद के बाद, छोटी ईद के बाद जमीन आसमान का फर्क था, डबल हो गए नंबर, डबल से ट्रिपल तक हो गए। तो अगर हम अब एहतियात नहीं करेंगे तो हमें खदशा है कि ये नंबर फिर बढ़ जाएंगे। बिल्कुल तो आपकी बात सही है कि काफी मुश्किल है, लोग जमघटा लगा लेते हैं, लोग जो है आपस में देख रहे होते हैं कि क्या तमाशा लगा हुआ है, लोग देख रहे होते हैं, लेकिन कोशिश करें कि डिस्टेंस कम से कम, मतलब हमारा कुछ गैप रहे, और मास्क पहने, और फिर अगर गोश्त जो है वो कच्चे हालत में ना वो आप इस्तेमाल करें, बल्कि उसको सही तरह पका के फिर खाएं। अच्छा, तो मुमकिन है कि काफी सारी एहतियात हम करेंगे तो चांसेस है कि बच सकते हैं। ये एहतियाती तदाबीर हैं जिन पर अमल करके हम बच सकते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, लेकिन आप लोगों को पेशगी ईद मुबारक, और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। कोविड की सूरत हाल में ये बहुत जरूरी है, और गोश्त एतदाल से खाइएगा। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।